ये है रामू। रामू के परिवार में उसके अलावा 3 बच्चे, गर्भवती पत्नी और एक बूढ़ी माँ है। उनके परिवार की इनकम का एकमात्र साधन ये 4 गायें हैं जिनका दूध बेचकर रामू अपना परिवार चलाता है। अब अगर सब वीगन हो जाएंगे यानी दूध का सेवन करना बंद कर देंगे तो रामू अपना परिवार कैसे पालेगा? वो ये बात समझ नहीं रहे कि डेयरी इंडस्ट्री को टारगेट करके वे एक प्रकार से इस देश के करोड़ों करोड़ों किसानों का मास जेनोसाइड करने को प्रोत्साहन दे रहे हैं। सरकारी आंकड़े के अनुसार भारत में लगभग 7 करोड़ परिवार दूध के उद्योग से पैसे कमाते हैं। एक ग्रामीण परिवार की कुल इनकम का 1/3 यानी 1/3 हिस्सा दूध के उद्योग से आता है। इसके अलावा भारत में लगभग 2500 रजिस्टर्ड और 30,000 से ज्यादा अनरजिस्टर्ड कसाई खाने हैं जो हजारों घरों की आमदनी का स्रोत हैं। तो चलिए वीगनिज्म और बेरोजगारी की चर्चा विस्तार से करते हैं और इस पूरे मुद्दे को अलग अलग एंगल से देखते हैं। पहले हम कुछ लॉजिक और पर्सपेक्टिव्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम फैक्ट्स पर आएंगे। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको ये मुद्दा सही से समझ आ सके। पहले उन लोगों की बात करते हैं जो खुद इस धंधे से नहीं जुड़े, जिसमें अधिकतर लोग आते हैं। तो ये तर्क उसी तरीके से ठीक नहीं है जिस तरह तंबाकू के प्रोडक्ट्स बनाने वाले लोगों का घर चलाने के लिए आप सिगरेट नहीं पीते। मान लीजिए 50 चोर आपके पास आकर आपसे चोरी का समर्थन करने को कहें, इस आधार पर कि चोरी से ही उनका घर चलता है, तो क्या आप चोरी को सपोर्ट करने लगेंगे? ठीक इसी लॉजिक से अगर कुछ परिवारों ने पशु क्रूरता को अपना व्यापार बना लिया है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे सही ठहरा दें और उसका समर्थन करने लगे। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि अंडे या दूध का व्यापार करने वाला व्यक्ति चोर के बराबर है या वो भी चोरी कर रहा है। यहाँ उस व्यक्ति की बात ही नहीं हो रही कि वो क्या कर रहा है, यहाँ केवल आपके लॉजिक की बात हो रही है। कुछ लोगों ने जानवरों को मारने को ही अपना धंधा बना लिया है और फिर वो आपसे आकर के कहें कि हमारा तो पेट इसी से चलता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि उनका पैसा कमाना उन सभी जानवरों की जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। दूसरी बात, नौकरियां और व्यवसाय हमेशा बदलते रहते हैं। मोबाइल फोन और इंटरनेट के चलते डीवीडी प्लेयर्स की इंडस्ट्री बड़ी ही तेजी से खत्म हो रही है और न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो पहले डीवीडी इंडस्ट्री में काम करते थे पर अब उन्हें कुछ और काम करना पड़ रहा है। क्या आपने कभी भी अपने फोन पर मूवीज देखने से पहले उन डीवीडी प्लेयर्स की इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के बारे में सोचा कि वो आज क्या कर रहे होंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी एक चीज से कुछ लोग पैसा कमाने लग गए तो अब हम उस चीज को कभी बदल ही नहीं सकते। ऐसा होता तो हम आज भी मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देखने के बजाय डीवीडी प्लेयर्स का इस्तेमाल कर रहे होते। और फिर जो लोग दूध या मांस के उद्योग पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं, उन्हें भी इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। उन्हें पैसे कमाना है, इसलिए उन्होंने जिस जानवर को मारने के लिए चुना है वो भी जीना ही चाहता था। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां कसाईयों और दूध के व्यापारियों ने इस बात को समझा और उन्होंने अपनी जीवन शैली को बदला। तो ये बिल्कुल उनका जो ये डर है बिल्कुल सही डर है, लेकिन उनको फिर भी डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि हमारी इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ 2000 तक ही पहुंची है। संजय सेठी एक फूड और एग्री बिजनेस एक्सपर्ट हैं जिन्होंने भारत में प्लांट बेस्ड फूड इंडस्ट्री एसोसिएशन की स्थापना की है। उनकी संस्था भारत में पूरी प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। वो जो दूसरी जो हमारी इंडस्ट्री है, मान लीजिए कि मिल्क है या दूसरी है मीट इंडस्ट्री है, वो 10 लाख करोड़ से भी आगे पहुंच गई है। अब वो अगर मान लो 3-4-5% भी बढ़ रही है तो हर साल हजारों करोड़ की इंडस्ट्री उनकी बढ़ती जा रही है। तो इतने नए लोग डेयरी और मीट प्रोडक्शन में आते जा रहे हैं, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो वो उठ जाएगी, वो कहेंगे कि इस इंडस्ट्री का अभी स्कोप कम है तो हमको अभी डेयरी में नहीं जाना, हमको अभी मीट में नहीं जाना, वो किसी और बिजनेस में जाएंगे, वो ओट्स उगाएंगे, वो सोयाबीन उगाएंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात एक और है कि वीगनिज्म रातों रात इन सब इंडस्ट्रीज को खत्म नहीं करने वाला। लोग धीरे धीरे ही वीगन बनेंगे और फिर पशु क्रूरता और उसके कारण होने वाले पर्यावरण का शोषण धीरे धीरे ही कम होगा। अगर वीगनिज्म बहुत तेजी से भी फैलता है तो भी दूध और मांस की इंडस्ट्रीज अगले कुछ दशकों तक चल सकती हैं। और इस दौर में सफिशिएंट टाइम है कि वो किसी और या तो इंडस्ट्री में स्विच कर जाएंगे या तब तक उनको कहीं ना कहीं इसी इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ एवेन्यूज मिलते रहेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई फार्मर ऑलरेडी है ही 60 साल का और उसको अपनी वो वर्किंग लाइफ देखिए आगे 15-20 साल है, तो कहेगा मेरे को तो मेरे जितनी लाइफ है उसमें तो मेरे को कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है, मैं यही करता नहीं है, मेरा तो काम हो जाएगा। उसके बच्चे जो है हो सकता है कि वो डेयरी में या मीट में ना है, वो कुछ और काम करे। स्टडीज बताती हैं कि आने वाले सालों में क्लाइमेट चेंज के कारण गेहूं, चावल और दूसरी फसलों की उपज आधी होने वाली है। यहाँ तक कि क्लाइमेट चेंज के कारण पूरे भारत देश को अभी से ही हर साल 10 अरब रुपयों का नुकसान हो रहा है
और धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज के कारण ही किसानों की आय 20 से 25% तक गिरने वाली है। अब क्या आपको पता है क्लाइमेट चेंज के बड़े से बड़े कारणों में क्या आता है? दूध, मांस, अंडे और दूसरे एनिमल प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री। दुनिया भर के वैज्ञानिकों का कहना है कि आज की तारीख में एनिमल हस्बेंड्री पूरी पृथ्वी को तबाह कर रही है। इस बारे में विस्तार से जानने के लिए आप सोशल मीडिया पर मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि दूध, मांस और पशु पदार्थ खरीदते रहना चाहिए क्योंकि उससे किसानों को फायदा हो रहा है, तो वो बात केवल अगले कुछ सालों के लिए ही सही है। उसके बाद इन्हीं एनिमल प्रोडक्ट्स के कारण किसानों की आय कम होने वाली है और क्लाइमेट चेंज का नुकसान इन्हें ही सबसे ज्यादा भुगतना पड़ेगा। Pushed to extreme poverty due to repeated crop failures, as many as 60,000 farmers have committed suicide in India over the last 3 decades. Researchers from the University of California now say this could be because of climate change. तो पर्यावरण के एंगल से भी ये तर्क बिल्कुल सही नहीं है कि हमारा एनिमल प्रोडक्ट्स खाना जरूरी है क्योंकि उससे लोगों का घर चल रहा है। इसके विपरीत हमारे एनिमल प्रोडक्ट्स खाने के कारण लोगों के लिटरली घर उजड़ने वाले हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण लोगों के घर रहने लायक ही नहीं बचेंगे और भारत में बहुत सारे माइग्रेशन होने वाले हैं, ऐसा स्टडीज बताती हैं। अब अगर दूध, मांस, अंडे वगैरह का उद्योग ना करें तो फिर क्या करें? तो कोई चीज एक कहीं कम होती है तो हम खाना तो बंद नहीं करने वाले ना, खाना तो खाना ही वाले हैं। अगर हमारा पेट भरा हुआ है उतना नहीं भरेंगे तो हमारा मन करेगा कि हम वो खाना, राइट? तो इसलिए खाना एक दूसरे को रिप्लेस भी करता है। मान लीजिए कि रिप्लेस नहीं भी करता, और ये जो ग्रो हो रही है सबसे पहले तो ग्रोथ रुक जाएगी, और मान लीजिए कि वो ग्रोथ रुक गई तो ये अपने हजारों करोड़ की एक इंडस्ट्री हमको मिल जाएगी, जो कि इस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए कुछ ऐसे विकल्पों की चर्चा कर लेते हैं जो पशुओं पर आधारित ना हो। अच्छी बात यह है कि वीगनिज्म जितने भी व्यापारों के खिलाफ खड़ा है वो उतने ही वीगन व्यापार नए बना रहा है। दुनिया भर में मांस और दूध के वीगन विकल्प तैयार किए जा रहे हैं, जैसे प्लांट बेस्ड मीट, पौधों से बना दूध, दही, घी और भी दूसरे प्रोडक्ट्स। ये न केवल हमारे और पर्यावरण के लिए लाभकारी है बल्कि इनसे जानवरों को भी कोई नुकसान नहीं होता। भारत में ये उद्योग अभी अपने शुरुआती पड़ाव में, इसका मतलब इसमें ग्रोथ का बहुत स्कोप है। तो अभी जो 267 मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है जो कि 2000 करोड़ की है, हम ये अंदाजा कर रहे हैं कि अभी 5-10 साल में ये 40,000 करोड़ की इंडस्ट्री 20 टाइम्स ग्रोथ है ये। अब ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि सोच कर देखिए, अगर दूध की इंडस्ट्री दूध का व्यापार करने वाले किसानों को फिलहाल फायदा पहुंचा रही है, तो सोयाबीन, मूंगफली और नारियल के दूध की इंडस्ट्री सोयाबीन, मूंगफली और नारियल उगाने वाले किसानों को सीधे सीधे फायदा पहुंचाएगी या नहीं? और ये काम केवल बड़ी कंपनियों का ही नहीं है, इसे बहुत छोटे स्तर पर भी आसानी से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हरियाणा में एक किसान ने मक्के से दूध बनाने की एक मशीन बनाई और फिर वो उसी मशीन का इस्तेमाल करके मक्के का दूध बनाकर बेच रहा है। इसके अलावा लोग खुद ही सोयाबीन और नारियल का दूध बनाकर बेच रहे हैं, ऐसी खबरें भी आए दिन पेपर में पढ़ने को मिलती रहती हैं। तो बात यह है कि जिस तरह दूध का व्यापार छोटे स्तर पर अपने घर से ही किया जा सकता है, ठीक उसी तरह पौधों से बने हुए दूध, दही वगैरह का व्यापार भी छोटे स्तर पर अपने घर से ही किया जा सकता है। वैसे क्या आपको पता है कि भारत में दूध और मांस की इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ इसलिए चल रही है क्योंकि सरकार इनको ढेर सारी सब्सिडीज और आसान लोन देती है। लोगों को नाबार्ड की तरफ से 20 लाख रुपए तक का लोन और 2 जानवर रखने पर 25 से 30 हजार तक की सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने कसाई खाने खोलने के लिए 2012 से 2016 तक 4 सालों में 71 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी। यानी ये उद्योग खुद से ही लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, इन्हें सरकार ने सब्सिडीज की बैसाखी पर जबरदस्ती खड़ा कर रखा है। यानी अगर इन्हें सब्सिडी मिलना बंद हो जाए तो बहुत जल्द दूध और मांस का उद्योग अपने आप ही खत्म हो जाएगा और जितने भी छोटे व्यापारी इसमें लगे हुए हैं उन्हें कुछ और करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार रोजगार के नाम पर मांस और दूध की इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रही है। ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि न सिर्फ करोड़ों जानवरों को मारती है बल्कि पूरे पर्यावरण को भी नष्ट कर रही है और क्लाइमेट चेंज को भी बढ़ावा दे रही है। वो क्लाइमेट चेंज जो आगे चलकर किसानों की ही इनकम को कम करने वाला है और उन्हें ही सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। इसके अलावा सरकार दूध, मांस और अंडे वगैरह पर टैक्स में भी कई प्रकार की छूट देती है। अब हमसे 18% जीएसटी ले रहे हैं, उनसे 5% ले रहे हैं, ये तो कहेंगे सरस ना। अब वो कहते नहीं आप प्रोसेस दें तो हम भी 18% ले लेते। भाई हम प्रोसेस्ड है लेकिन हमारा अनप्रोसेस तो कुछ नहीं होता, हमारा तो दूध या मीट बनता ही फैक्ट्री में है। तो अगर कोई प्रोसेस मीट होता है तो उनसे भी 18% लेते हैं कि देखो वो कहते हैं हमने लेवल प्लेइंग फील्ड कर दिया, लेकिन नहीं हुआ। क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं, जो कस्टमर हमको खाता है वो हमारे मीट को जो खाना चाहता है उसको वो
पिज्जा के रेट से कंपेयर नहीं करता, वो उसको कंपेयर करता है कि मेरे को मीट किस रेट में आ रहा है और दूध किस रेट पे आ रहा है, और वहां पर आपको बहुत दिक्कत होती है। इसके विपरीत अगर यही पैसे सरकार वीगन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने में लगाए तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितनी तेजी से कितना सही बदलाव आ सकता है। यहाँ बात केवल और केवल हमारी नीयत की है कि हमें बदलाव लाना है या नहीं लाना। एनिमल प्रोडक्ट्स के वीगन विकल्पों के अलावा स्प्राउट्स और माइक्रो ग्रीन्स के व्यापार का भी भविष्य में बहुत अच्छा स्कोप है। इसमें लागत बहुत कम है और मुनाफा बहुत ज्यादा, आपको बस सही जगह अपना प्रोडक्ट पहुंचाने की देर है। दूसरी बात यह है कि जब लोगों को ये पता लगेगा कि इसमें ग्रोथ हो गई है तो कुछ फार्मर, सब नहीं, कुछ फार्मर अपने आप को ट्रेन करेंगे, कुछ अल्टरनेटिव बिजनेसेस में जाएंगे। सब नहीं कर पाएंगे, 2, 4, 5, 10% कर पाएंगे, तो धीरे धीरे शिफ्ट होगा। जो नहीं कर सकते वो फिर भी इसी में रहेंगे, जो कर सकते हैं वो धीरे धीरे शिफ्ट होंगे, या जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो आने बंद हो जाएंगे। इसी दौर में ही 10-20 साल निकल जाएंगे। मेट्रो सिटीज में स्प्राउट्स और माइक्रो ग्रीन्स की मांग अधिक है और ये सब कुछ केवल थ्योरी नहीं है, ऐसा असल में भारत में ही हो रहा है और आपकी मेरी तरह आम लोग ही कर रहे हैं। फ़ायदा तो ये है कि छोटी सी जगह में मैं बड़ी मात्रा में अपना माल उगा सकता हूँ। शुरुआती खर्च 1 लाख रुपए से भी कम का है। इस पर मुनाफा बढ़िया है। औसतन हर महीने मैं 40 से 50 हज़ार रुपए तक कमा लेता हूँ। उम्मीद है आपको इन बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरणों को देखकर समझ आया होगा कि ये बात पूरी तरीके से हमारी नीयत पर निर्भर करती है कि हमें बदलना है या नहीं बदलना। अब कल्पना कीजिए कि हमारे रामू जी दूध के बजाय स्प्राउट्स और माइक्रो ग्रीन्स शहर तक ले जाते हैं और उससे अच्छा मुनाफा कमाते हैं। उन्हें सरकार से ये करने के लिए मदद मिलती है और उन्हीं की तरह दूसरे किसान भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स की ओर बढ़ते हैं। अब उन्हें अपना परिवार चलाने के लिए जानवरों का शोषण करने की या पर्यावरण की बर्बादी में योगदान देने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सब कुछ कल के कल हो जाएगा और इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। बात यहाँ ये कही जा रही है कि एनिमल प्रोडक्ट्स खरीदने और उन्हें खाने के पीछे का जो लॉजिक है कि अगर हमने वीगनिज्म को अपना लिया तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, वो पूरी तरीके से गलत है। वीगनिज्म बेरोजगारी तो नहीं बढ़ाएगा, लेकिन ये जरूर है कि वो करोड़ों जानवरों को हर साल मरने से और हमारे आने वाली पीढ़ियों को क्लाइमेट चेंज जैसी महामारियों से बचा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि किन एनिमल प्रोडक्ट्स के लिए जानवरों पर क्या क्रूरताएं की जा रही है तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं।